ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में कई खबरों पर बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और पूरी दुनिया में हलचल हुई है। कनाडा इंडिया के रिश्तों में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कनाडा में हिंदू सिख यूनिटी की जरूरत पर क्यों जोर दिया जा रहा है? पाकिस्तान में धमाके क्यों नहीं रुक पा रहे? तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनकन्वेंशनल किस्म के पॉलिटिशियन है। अब तो वो पॉलिटिशियन है। जब वो 2016 में इलेक्ट हुए थे तब तो सब यही कहते थे कि उनको पॉलिटिक्स का कोई तजर्बा नहीं है, मगर उनको ज़िंदगी का बहुत तजर्बा है। उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियां हासिल की हैं और बड़े बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं। तो अब तो वो एक सीजन पॉलिटिशियन है क्योंकि उन्होंने 4 साल अपोजिशन में गुजारे। अब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और आपका बुनियादी सवाल कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद दूसरी बार वो ऑफिस संभालने जा रहे हैं 20 जनवरी 2025 को, तो अभी से क्यों हलचल मची है? अभी तो एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए कि दुनिया में इतने मसाइल हैं और इतने इश्यूज हैं और दुनिया अमेरिका की तरफ देखती है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन भी है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी है। तो दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है। जब अमेरिका की तरफ देख रही है तो ऑफ कोर्स जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिका की जो भी नई सरकार है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस सारी सूरत हाल में वाकई दुनिया में हलचल मची हुई है। अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट ना बनते फ्रैंकली, और अगर कमाला हैरिस हो जाती तो ये हलचल नहीं होनी थी, क्योंकि जो बाइडन की या दुनिया के जो ग्लोबलिस्ट हैं या दुनिया का जो एक ख़ास तरह का नैरेटिव है वो तो ऑलरेडी जो बाइडन की शक्ल में अमेरिका पे तारी था और अभी भी है। बाय द वे वो 20 जनवरी 2025 तक तो ऑफिस में है, लेकिन उनका अब वो असर और ज़ोर टूट गया है जो बाइडन एंड कंपनी का। अब ट्रंप आ चुके हैं, मतलब इलेक्ट हो चुके हैं, ऑफिस संभाल लेंगे, मगर अभी से उन्होंने टीम बनाना शुरू कर दिया और अभी से पूरी दुनिया के लोग उनके साथ बातें कर रहे हैं। सो मच सो वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर आई है कि लास्ट थर्सडे को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट की बातचीत हुई है इनके साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंट खबर है जिसमें उन्होंने पुतिन से कहा है, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है, जिसमें उन्होंने पुतिन से कहा है कि भाई आप अब यूक्रेन में एस्केलेट ना करें सिचुएशन को। ये अलग बात है कि आज ही यानी मंडे को हम जब ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 नवंबर को, तो रूस ने कहा है कि भाई जो इलाका इन्होंने यूक्रेन ने हमारा कब्जे में लिया है, हम अब उसको वापस कराने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने लगे हैं। अच्छा, अब इसी तरह मतलब और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जो इस पे बहुत बातें कर रहे हैं। साउथ अमेरिका में बातें हो रही हैं, ख़ुद अमेरिका के अंदर बातें हो रही हैं, हमारे कनाडा में बातें हो रही हैं। ख़ास तौर पर सबसे अहम इशू जो है, जो शायद हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे, कि डेपुटेशन का मसला है, इलीगल माइग्रेंट्स का, उस पे बातचीत हो रही है। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से काफ़ी हलचल मची। इसी से रिलेटेड ये सवाल है कि ट्रंप ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी है और उनका 3 बातों पर जोर है कि किस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाए, अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए और रूस यूक्रेन की जंग बंद की जाए या सेटल किया जाए। आप इन बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, वही जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था, अभी तो उन्होंने ऑफिस नहीं संभाला, मगर दुनिया इन तीनों इश्यूज़ पे उनके साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा ख़तरा तो कनाडा को है, इसलिए कि कनाडा से बहुत सारे इलीगली इमिग्रेंट्स वहाँ पे गए हैं अमेरिका। एक ज़माने में अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ आते थे,
जो यहाँ पे असाइलम 9/11 के बाद हमने ख़ास तौर पर देखा, असाइलम लेते थे कनाडा में आके। अब कनाडा की अपनी हालत बड़ी पतली है, कनाडा मज़ीद इमिग्रेंट्स को खपा ही नहीं सकता। कनाडा की अपनी इकॉनमी मसले का शिकार है, और गुज़िश्ता जो 5-6 साल में मिस्टर ट्रूडो ने जो मैस किया है यहाँ पे इमिग्रेशन का और स्टूडेंट्स का, उसके बाद तो मिस्टर ट्रूडो के ख़िलाफ़ ख़ुद कैनेडियंस की एक बड़ी तादाद है। तो इस सारी सूरत हाल में अब वो टीम तो उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने जो चीफ द स्टाफ का भी ऐलान कर दिया, जो एक लेडी हैं मिस वेल्स, जो गालबन उनकी कैंपेन मैनेजर थी। फिर अब वो इस पे भी काम कर रहे हैं कि भाई इलीगली जो इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। बड़े अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मीडिया पे, यानी सोशल मीडिया पे इतना शोर है, सिर्फ अमरीकी लोगों का नहीं, कैनेडियन लोगों का भी, जो कोट अनकोट वाइट सुप्रीमिस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि भाई सब जो भी वाइट कलर का नहीं है, चाहे वो 50-60 साल से कनाडा में रह रहा है, उसको राउंड अप करो और उनको वापस भेज दो। यानी इतनी स्टूपिड बातें हो रही हैं कि मतलब अनबिलीवेबल। अब हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि जो लीगली यहाँ पे इंडियन हैं, इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो पीसफुल मुस्लिम्स हैं, मुझे उनसे भी कोई इशू नहीं है एज लॉन्ग एज दे आर लीगली इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो तो ये कह रहे हैं, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मानने वाले हैं वो ऐसे खौफनाक मतलब बयानात दे रहे हैं, ऐसी खौफनाक ट्वीट्स दे रहे हैं, वो यूं बता रहे हैं कि जैसे उनसे मिलता जुलता शक्ल का अगर कोई नहीं है, कोई एशियन है, चाइनीज़ है, फिलिपिनो है, इंडियन है, उनको चूँकि पता ही नहीं होता कि इंडियंस कितनी किस्मों के हैं, साउथ एशियन कितनी किस्मों के हैं, वो सबको एक ही यानी स्किन से पहचानते हैं, और वो कहते हैं सबको राउंड अप करो और यहाँ से डिपोर्ट कर दो। यानी वो ये सूरत बना रहे हैं जैसे हिटलर ने किया कि यहूदियों को राउंड अप किया, उन बेचारों को गैस चैम्बर्स जो उसने कई जगहों पे ईस्टर्न यूरोप में मोस्टली उसने सेटअप किए हुए थे, जर्मनी से ईस्टर्न यूरोप तक, वहाँ पे उसने अपनी बर्बरियत का जो इजहार किया हिटलर ने। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मतलब ऐसी बातें लीगली पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, सदर ट्रंप ऐसी बातें नहीं कर रहे। अब सदर ट्रंप के जो मुखालफीन हैं वो ये कहेंगे कि सदर ट्रंप की ऐसी बातों की वजह से ऐसा माहौल बना है। ऐसी बात नहीं है। वो भी बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग भी इंतहाई स्टूपिड हैं। जिस तरह बहुत एक्सट्रीम राइट के लोग भी स्टूपिड बातें करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले भी कोई कम नहीं करते। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन खेल रहे हैं, और बीच में जो ऑर्डिनरी जनता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम वेस्टर्नर्स हों, चाहे वो बाहर से आने वाले लीगल सेटलर्स हों, इमिग्रेंट्स जिनको ये बोलते हैं। हालांकि इमिग्रेंट्स तो कोई नहीं रहता यहाँ, तो कनाडा में तो 3-4 साल बाद आप सिटीजन हो जाते हैं। मुझे अगर कोई इमिग्रेंट कहे तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूँ हू द हेल आर यू। लेकिन इस पे तो बहुत सा सवाल ये भी है ना कि नेटिव्स, असल लोग तो नेटिव्स हैं, बाकी हम सब तो इमिग्रेंट्स हैं, कुछ ज्यादा देर पहले से, कुछ कम देर से। इन द एंड ऑफ द डे ये लैंड्स ओपन हैं कि आप आइए, अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड डू इट। इसमें रंग और नस्ल का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इस तरह देखेंगे हिस्ट्री को तो फिर तो हमें नेटिव्स को वापस उनके साथ बहुत ज्यादती है। उनकी लैंड है ओरिजिनली। तो देखिए, लैंड उनकी है, लैंड हम सब इंसानों की होती है। हमें बहुत ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन सेंसिटिव इश्यूज पे बहुत एहतियात से बातें करनी होती है। अब देखिए, मैं इस बात को समझता हूँ, वैल्यू भी करता हूँ कि जो वेस्टर्नर्स आए कई जनरेशन से, 200-250 साल से अमेरिका कनाडा में आए, ज़्यादातर इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, वहाँ से लोग थे, और या फ्रेंच स्पीकिंग थे, जर्मन आए, यूरोपियन आए, यूरोपियन ज़्यादातर लोग आए। हम अगर देखें 200-250 साल के दौरान, तो यहाँ पे नेटिव्स रहा करते थे। यूरोपियंस ने यहाँ पे जो नेटिव्स के साथ जुल्म किए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब वो 8-10 जनरेशंस हो गई हैं उनकी, और उन्होंने जो समाज बनाए हैं अमेरिका के, कनाडा के, वो वेस्टर्न वैल्यूज़ पे बनाए हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। ठीक है। अब ये ऑफ कोर्स मतलब वेस्टर्न वैल्यूज़ या वेस्टर्न कल्चर के ये देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। अब यहाँ पे
इमिग्रेंट्स आ रहे हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के भी, एशियन इमिग्रेंट्स, चाइना से, भारत से, मिडल ईस्ट से, मुसलमान देशों से, अफ्रीका से, ठीक है। अब जो वेस्टर्नर सेटलर्स हैं वो उनके जो बच्चे हैं 8वीं 10वीं नस्ल के, वो तो उनको तो नहीं पता कि उनके 8-10 नस्ल पहले कोई आए थे यहाँ पे एंसेस्टर्स। वो तो यहीं पे उनके बाप दादा परदादा भी यहीं के बॉर्न हैं, उनका ये जो मुआशरा है वो भी वेस्टर्नर है, तो वो तो यही समझते हैं कि ये उनका है और है भी उनका। फ्रैंकली उन्होंने ये समाज बनाए हैं। वी शुड गिव द बेसिक ऑनरशिप टू दोस। अच्छा, अब जो हम लोग आए हैं हमें भी ऑनरशिप लेना है कनाडा की, अमेरिका की। वो कैसे लेनी है कि हम कैनेडियन और अमेरिकन की तरह बिहेव करें। हम अपने जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पीछे किसी के कोई अफ्रीका के हैं या भारत से कोई ला रहा है या कहीं, वो हमें छोड़ने होंगे। हम अपना कल्चर बेशक रिटेन करें, अपने अपने घर में आपका जो कल्चर है, फेथ है, रिटेन करें, मगर वो बात की बात है जब आप मार्केट में हैं, बाजार में हैं, जब आप स्ट्रीट में, सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस स्ट्रीट बाजार में आपको कैनेडियन अमेरिकन की तरह बिहेव करना चाहिए, वरना ये रिएक्शन आपके खिलाफ बिल्ट होगा। देखिए, इसमें एक और बहुत अहम इशू है जो आप ये बात कर रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अहम इशू ये है कि मल्टी कल्चरलिज्म, यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, उसकी बड़ी बाज़गश्त सुनाई देती है। अब अमेरिका में मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो मेल्टिंग पॉट है, यानी सब एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाते हैं। कनाडा में थोड़ा सा गेटवाइजेशन है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये दहाइयों से ऐसा ही चला आ रहा है। अब वो गेटवाइजेशन की वजह से एक रिएक्शन बिल्ट हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ये कनाडा की बात नहीं है, गेटवाइजेशन हमें इवन यूरोप में, फ्रांस में, इवन जर्मनी में और इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो अब जो एक्शन और रिएक्शन चल रहा है वो गेटवाइजेशन की वजह से चल रहा है। आपने जो बात की कि क्या हमारी जो एशियन भारतीय कम्युनिटी के लोग जो अब 3-4 नस्लों से, उनमें से भी कई इमिग्रेंट्स हैं या अब सिटीजन्स हैं। मैं इमिग्रेंट्स ऐसे ही ये लफ्ज़ बढ़ता रहा हूँ, मुझे इमिग्रेंट लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। वो कोई बिल्कुल नया आया हो तो ये बात समझ आती है। जब आप सब सिटीज़न हैं तो आप सब इक्वल हैं। तो लेकिन आप अगर इक्वल हैं तो आपको इक्वल भी बिहेव करना होगा। अगर मैं मतलब जैसे आप और मैं पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लाहौर में पैदा हुए, तो यहाँ आए तो हम अगर अब चूँकि सिटीज़न हैं, कनाडा की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, मैं तो इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, तो उसके बावजूद अगर मेरा रवैया ये हो कि जी मैं हर वक्त पाकिस्तान के ही मसाइल पे उलझे रहना है, तो फिर मेरे फेलो कैनेडियंस को इरिटेशन तो होगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, मैं इस पे 2 मिनट जरूर लूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑन द अदर हैंड जो यूक्रेनियन कैनेडियन है फॉर इंस्टेंस, वो कई नस्लों से हैं यहाँ पे, वो भी यूक्रेन के मसले पे यूक्रेन की बात करते हैं, या तो वो यूक्रेन की हमायत करेंगे या यूक्रेन के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट है उसकी मुखालफत करेंगे, जैसे हम पाकिस्तान के निज़ाम की मुखालफत करते हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल बात तो करते हैं। इसी तरह इजराइल के जो ज्यूज़ लोग हैं वो भी इजराइल पे अपनी अपनी स्टैंड्स लेते हैं, तो इसमें कोई शायद हर्ज वाली बात नहीं। मगर पहला जो मसला है वो कनाडा का है। अगर बैक होम के इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान, भारत, इजराइल, मिडल ईस्ट से इश्यूज़ की वजह से कनाडा की ज़िंदगी में रखने आएँ और कनाडा की ज़िंदगी को हम अजीरन बनाएं, तो वो नाकाबिले कबूल है। वो फिर ऐसा करने वाले कैनेडियन वैल्यूज़ को नहीं पहचानते। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमने ब्रैम्पटन में पिछले दोनों टेम्पल्स पे अटैक देखे, दिस इज़ नॉट कैनेडियन वे। अच्छा, तो ये जो सारे का सारा चल रहा है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है हम सब कैनेडियंस का, एज कैनेडियंस। तो बहरहाल अब ये हम देखते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं डिपोर्ट करने की जो बात कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स इलीगल को डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और वो लॉफुली करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई हिटलर की तरह किसी एक प्रिजन में उनको इकट्ठा करेंगे, किसी कंसंट्रेशन कैंप में इकट्ठा करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वो कोई लॉफुली अपने काम करेंगे, जो इलीगल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको बाहर भेजेंगे। मगर मेरी ज़ाती राय ये है कि इससे ज़्यादा जोर अब उनको इस बात पे देना चाहिए कि फर्दर इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए। ये इम्पॉर्टेंट है
चूँकि जो कनाडा में हो गया उसमें ठीक है, वो अपना ऑपरेशन जो जायज़ हद तक है वो ज़रूर करे, उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी था, पॉलिटिकल कंजम्पशन भी थी, मगर इससे ज़्यादा वो जोर इस पे दें कि फर्दर ये इलीगल काम ना हो। चलिए अब इस तरफ आते हैं कि ज़्यादातर भारतीय और ज़्यादातर पाकिस्तानी इस मामले पर एक दूसरे के साथ हैं कि ट्रंप की जीत हुई है। इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, शायद हमने पिछले शो में भी बात की थी कि भारतीय और पाकिस्तानी जो है बहुत सारे मामला पे एक दूसरे के साथ ना हो, मगर इस बात पे उनकी अक्सरियत एक दूसरे के साथ है। दोनों तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है कि ट्रंप जीते हैं। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मानने वाले जो हैं उनकी अक्सरियत है, वो काफ़ी इस वक्त डायनामिक हैं, काफ़ी वाइब्रेंट है, और वो ये तवक्को करते हैं कि ट्रंप जब ऑफिस संभालेंगे तो उसके बाद इमरान खान को वो जेल से रिहा करवाएंगे। एक तो उनकी ये तवक्को है, हालांकि उनकी ये तवक्को भी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा आसानी से होगा, और ना ये ट्रंप के रेडार पे बात आएगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है कि इमरान खान की एक्स वाइफ के जो भाई हैं वो चूँकि ट्रंप के सन इन लॉ के दोस्त हैं, तो उनके कहने पे शायद को ट्रंप पे एक आध स्टेटमेंट दे दे, मगर पाकिस्तान और इमरान खान वो ट्रंप के रेडार पे तो नहीं है। ट्रंप के रेडार पे तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो बहुत ही कुछ छोटा सा लोकल सा मसला है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी इस बात पे खुश हैं कि ट्रंप आए। अच्छा, सिर्फ इस बात पे भी नहीं, वो इस बात पे भी खुश हैं कि जो बाइडन की जो पॉलिसियाँ थी टूवर्ड्स मिडल ईस्ट या पाकिस्तान के साथ बातचीत ना करना, फिर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ से फाइनली उनकी एक कोई फ़ोटोशूट हो गई थी, तो अब शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की अक्सरियत पसंद नहीं करती, तो वो उस फ़ोटोशूट का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर इमरान खान की फ़ोटोशूट जो बाइडन के साथ हुई होती तो वो फिर जो बाइडन को भी पसंद करते। तो पाकिस्तानियों की तो खुशी की ये बात है। अच्छा, भारतीय इस बात पे ज़्यादा खुश हैं, हालांकि जो बाइडन के ज़माने में भारत के रिश्ते यूएस के साथ बहुत अच्छे रहे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बड़ी, बहुत अच्छे रिश्ते बने, लेकिन चूँकि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई स्टूपिड बयान आ जाता था, फार्मर प्रोटेस्ट हो या भारत के इलेक्शन का मसला हो या फिर ये जो खालिस्तानी इशू अमेरिका में भी चल रहा है, एक इंडाइटमेंट चल रही है, तो इन सब इश्यूज पे भारत में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता था। और चूँकि एक बार पहले सदर ट्रंप सदर रह चुके हैं 2016 से 2020 तक, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और सदर ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती रही। हालांकि उस दौर में भी सदर ट्रंप ने कुछ स्टूपिड बयान दे दिए थे, टैरिफ का मामला हो या उनके एक सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, वो तरह की बातें एक्सट्रीम एंड पे भारत के ख़िलाफ़ कर दिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सदर ट्रंप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और अब तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनकी वाइफ भी भारतीय बैकग्राउंड की हैं, मिसूशा वैंस। तो इस सारी सूरत हाल में बहरहाल अमरीकियों के अंदर तो सदर ट्रंप के जीतने पे खुशी हम देख ही रहे हैं, और खुशी के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी है। आफ्टर ऑल सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ मिलियंस एंड मिलियंस वोट भी लोगों ने डाले, तो वो भी प्रोटेस्ट साथ साथ चलेगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान में सदर ट्रंप के जीतने पे खुशी इस तरह मनाई जा रही है कि दोनों देशों के लोग इस मामले पे एक दूसरे के साथ हैं। जी, चलिए अब आते हैं अरब मुल्कों में भी पीर के रोज़ मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ, जिसमें इसराइल हमास की जंग को रोकने का प्लान ढूंढा जा रहा है। तो इस समिट का मकसद भी ट्रंप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाना है। बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अरब मुल्कों में पीर के रोज़ यानी 11 नवंबर 2024 को एक समिट हो रहा है, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि हम मिडल ईस्ट की इस ऑन गोइंग जंग के हवाले से कोई प्लान बनाएं, उसको रोकने के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। मगर पूरी दुनिया का मीडिया यही कह रहा है कि इस समिट में जो भी बातें होंगी वो इनफैक्ट इनडायरेक्टली सदर ट्रंप तक पहुंचाना है कि मुस्लिम वर्ल्ड क्या सोचती है, और ताकि सदर ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा वो हमवार कर सके। ये बात फैक्ट है कि सदर ट्रंप को सऊदी अरब के प्रिंस भी बहुत पसंद करते हैं।
यूएई की जो लीडरशिप है वो भी पसंद करती है, दूसरे मुल्कों के जो अरब अमीर देश हैं ख़ास तौर पर उनके लीडर भी पसंद करते हैं सदर ट्रंप को। जो बाइडन की जो भी बातें थी मिडल ईस्ट के हवाले से वो लिप सर्विस ज़्यादा थी, और वो ये समझते हैं, अरब ममालिक सब ये समझते हैं कि सदर ट्रंप अनकंडीशनली इजराइल के साथ होंगे, सदर जो बाइडन से भी ज़्यादा इजराइल के साथ होंगे। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर इजराइल के नेतन्याहू किसी की बात सुन सकते हैं या किसी की बात पे कन्विंस हो सकते हैं तो वो भी सदर ट्रंप ही है। तो उनको ये उम्मीद है कि अगर वो सदर ट्रंप को कन्विंस कर लेंगे किसी किस्म की सीज फायर या अमन के किसी प्लान के हवाले से, तो नेतन्याहू सदर ट्रंप की बात सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, इसलिए कि नेतन्याहू को भी ट्रस्ट है सदर ट्रंप पे। उनके आपस के ताल्लुकात हमेशा से काफ़ी बेहतर रहे हैं। तो चलिए अब हम कनाडा इंडिया के बीच बढ़ते तनाव की सूरत हाल की तरफ आते हैं। क्या आपको इस तनाव में कोई कमी का इम्कान नज़र आता है इन बदलती सूरत हाल में? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तनाव में कमी का कोई इम्कान सरेदस्त है, बल्कि ये तनाव अपने जो कहते हैं ना लो लेवल पे जो रिलेशंस हैं दोनों देशों के सरकार टू सरकार, वो लो ही होते चले जा रहे हैं, और उसकी ज़्यादा बड़ी वजह प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है। अब भारत और कनाडा के बीच जो वो एलिगेशन चल रहे हैं वो तो दोनों देशों की एडमिनिस्ट्रेशन और जो एजेंसियां हैं वो जाने, लेकिन ट्रूडो साहब जिस तरह की बयानबाजियां करते हैं उससे इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के बेहतर होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ट्रूडो साहब अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे जो टेंस माहौल को इंस्टिगेट करते हैं। और अभी उन्होंने कह दिया कि जी जो खालिस्तानी हैं ये अगर कोई सिख कम्युनिटी के रोग एलिमेंट है, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा जी कि सारी सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, ये बात तो ठीक की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा जी कि सारे जो हिंदू हैं वो मोदी को नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई खालिस्तान वाली तहरीक तो नहीं चला रहे, ठीक है, वो तो एक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये एक जो स्टूपिड बयान है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का, बगैर किसी बैकग्राउंड के, समझे बगैर सूरत हाल के, या अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ सकता हूँ, एक तो उनको पता नहीं होगा ऑन वन एंड, या उनको पूरी डेप्थ नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनको डेप्थ है। वो इसलिए कि वो चूँकि मोदी के ख़िलाफ़ है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ है, तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अपना जो अंदर की कदूरत है वो निकालते रहते हैं। दूसरा, उनको उससे वोट बैंक का फ़ायदा होता है। उनका ये ख्याल है कि ऐसा कहने से इस्लामिस्ट और खालिस्तानी खुश होंगे तो उनके वोट उनको मिलेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, लेकिन ट्रूडो को ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कुछ ना कुछ वोट उनको बहुत बड़ी तादाद में नहीं मिलेंगे, वो छोटी तादाद में मिलेंगे। फिर ये होता है कि ट्रूडो अपना एक जो एक्सट्रीम लेफ्ट का नैरेटिव भी दे रहा होता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ये हिंदुत्व के पैरोकार हैं, और खालिस्तानी जो है ना शदीद जो खालिस्तानी मूवमेंट के पैरोकार हैं तो ये बराबर हैं। बिल्कुल वो गलत समझते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों में ताल्लुकात जो हैं उनमें और तनाव आएगा, और वो तनाव तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कैनेडियन पॉलिटिशियंस, नॉट जस्ट ट्रूडो, ऑल पॉलिटिशियंस अक्रॉस ऑल पार्टीज भारत के हवाले से ठीक से अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करते, बातचीत नहीं करते। देखिए, 3 बड़ी पार्टियां और उसके बाद 2 पार्टियां हैं जो छोटी हैं। 3 बड़ी पार्टियां लिबरल और एनडीपी, वो तो दोनों इन बेड है, और उनके साथ जो है भारत दुश्मनी का रवैया इन दोनों में ठीक ठाक पाया जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त उसकी बड़ी मतलब पोल्स में अच्छी पोजीशन है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी अपने अंदर, उनके अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो भी अपने आप को भारत खिलाफ या हिंदू खिलाफ से नहीं रोक पा रही। फिर वो मतलब हिंदुओं के हक में कोई ना कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। तो वो भी इनफैक्ट प्रैक्टिकली कोई सिचुएशन को दोनों मुल्कों के जो
रिलेशन है उनको डिसॉल्व करने की बात नहीं करती। ग्रीन पार्टी तो इस पर कोई बात ही नहीं करती। ग्रीन पार्टी और पीपीसी दो छोटी पार्टियां हैं। अब मैक्सिम बर्नियर अलबत्ता इस पर खुल के बात करते रहते हैं, लेकिन अभी चूंकि उनकी पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं है उनकी पार्टी की, तो उनकी से अभी इतनी बड़ी नहीं है। तो ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए अब आते हैं, यूं तो कनाडा में हमारी देसी पॉलिटिक्स के अंदर हिंदू खालिस्तानी तनाव चल रहे हैं, जिसके बारे में तासुर ये बनता चला जा रहा है कि सिख हिंदू तनाव है। आप इसको कैसे देखते हैं और ये तनाव कैसे कम हो सकता है? देखिए, ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पहलू है। इसमें जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो इस तनाव को तो सिख हिंदू तनाव बनाना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो फ़ायदा है इसमें। वो तो ये साबित करना चाहेंगे कि हम कनाडा में 10% नहीं है, 100% ही हमारी जो सिख बरादरी है इसमें। हालांकि बिल्कुल ऐसी रियलिटी नहीं है। सिखों की जो 90% से ज़्यादा मैं कहूँगा जो यहाँ पे पॉपुलेशन है कनाडा में, वो खालिस्तानी ख्यालात के नहीं है। अब मतलब खालिस्तानी तो चाहेंगे कि वो ये माहौल बनाएं, वो ये एक परसेप्शन बनाएं कि जी ये सिख वर्सेस हिंदू इशू है। अब हिंदू कम्युनिटी भी अपने नंबर में काफ़ी बढ़ गई है। जब से उनके मंदिर पे, वैसे तो उनके मंदिरों पे डेसिक्रेशन और वो अटैक छोटे मोटे चल ही रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं, मगर इस बार जो यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन में डिवोटीज़ पे हमला हुआ और पकड़े भी गए हैं कोई खालिस्तानी लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद हिंदू बरादरी भी कह रही है कि इनफ इज़ इनफ। वो भी अब नंबर्स में बहुत बढ़ चुके हैं। उन्होंने भी कुछ प्रोटेस्ट किए हैं, उन्होंने भी कुछ एग्रेशन वाली सूरत हाल दिखाई है। तो इस पे अब कनाडा की जो सरकार है और लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियाँ अब अलर्ट हो गई हैं। वो ये कह रही हैं कि अब ये सिर्फ खालिस्तानी एलिमेंट्स ही नहीं रहे, इनको काउंटर करने के लिए अब हिंदू ग्रुप्स भी सामने आ रहे हैं। तो जाहिर है जब एक्शन रिएक्शन की पॉलिटिक्स चल रही है, और वो सिर्फ एक्शन रिएक्शन की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि एक्शन और रिएक्शन का ये एक जो है मैं कहना चाहूँगा कि एक एग्रेशन अब आगे मुझे बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि फैशिज्म की तरफ जाता नजर आ रहा है। फैशिज्म खैर थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बहरहाल ये एग्रेशन जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में इस तनाव को कम करना ज़रूरी है। इसका भी दारोमदार लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी बहुत अजीबोगरीब स्टूपिड बयान दे रहे हैं। अभी एक मंदिर में गए थे पील पुलिस के एक ऑफिसर, उन्होंने स्टूपिड तरीके से बातें की, उस पर सोशल मीडिया में बहुत ले दे हो रही है। एक पील पुलिस का सार्जेंट जो है वो खालिस्तानियों के साथ मिला हुआ हमले में शामिल था। तो मतलब अब ट्रस्ट ही नहीं रहा कम्युनिटी को पील पुलिस पे। तो पील पुलिस को भी अपना ट्रस्ट बहाल करना है, पॉलिटिशियंस को भी अपना ट्रस्ट बहाल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ अब हिंदू और सिख कम्युनिटी के लीडर्स का ही आपस में बैठ के इन मसाइल को हल करने का मामला नहीं है। ये इसमें कैनेडियन इदारों और कैनेडियन सियासतदानों का रोल है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस बिगाड़ में काफ़ी हिस्सा डाला है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा कि मॉन्ट्रियल में हमारी सिख बरादरी ने प्रोटेस्ट किया है खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ अभी वेरी रिसेंटली। तो अब वो इस तरह की एनवायरनमेंट बन रही है। अभी जो हिंदू जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे सिख बहन भाई शामिल हैं जो उनका हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि हम खालिस्तानियों के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। तो अब ये सिचुएशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू को तो मैं यूँ देखती हूँ कि वो मुल्क आपका मुल्क है जो आपको नर्चर करता है, और अगर जो आपको नर्चर करता है उसको आप नर्चर नहीं करेंगे, उसमें डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी आपके ऊपर। सो आपको ये सोचना है कि जो नर्चरिंग आपका यहाँ पे पॉइंट है, यानी जो कंट्री है, आप उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है। सो जाहिर है कि हर बंदे को ये पता है जो कैनेडियन है बाय हार्ट, और जिसके तमाम जीना मरना जो है वो कनाडा के साथ मुंसलिक है, उसको ये अंदाज़ा है कि उसकी सेफ्टी कनाडा की सेफ्टी के साथ ही जुड़ी हुई है। तो चलिए अब आते हैं पाकिस्तान के हवाले से। सबसे बड़ा सवाल यही पेश नज़र आता है कि पाकिस्तान में धमाके क्यों नहीं रुक पा रहे। पिछले हफ्ते कोयटा ट्रेन स्टेशन पर शदीद हमला हुआ जिससे 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। क्या पाकिस्तान में धमाकों का सिलसिला रुक पाएगा कभी? कभी का तो नहीं मुझे पता, लेकिन अभी ये रुक नहीं पाएगा, चूँकि ये अरसा दराज से ऐसा ही चल रहा है, साल हर साल से ऐसा ही चल रहा है।
मतलब ये बात कर रहे हैं 9/11 के बाद तो ख़ास तौर पर मतलब रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह खुद टेररिज्म को शह दी अफ़गानिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, अब वो सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप्स उनके गले पड़े हुए हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो बलोच और पश्तून के साथ जो वहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, इवन महाजरों के साथ भी, सिंधियों के साथ भी, मगर मैस लेवल पे बलोच और पश्तून रहे, पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी का शिकार रहे, निशाने पर रहे, आज भी हैं। तो फिर वहाँ से भी रिएक्शन आ रहा है। जैसे ये कोयटा के ट्रेन स्टेशन पे शदीद हमला हुआ, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 26 लोग मारे जा चुके हैं, और हमला करने वाले वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए हमला किया कि इस ट्रेन स्टेशन पे ज़्यादातर फ़ौजियों की आमदोरफ्त रहती है और हम उनको टारगेट करना चाह रहे थे। जो पाकिस्तान में चीनी काम करते हैं, वो चाइनीज़ इतने पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपसे हर हमले के बाद ये तवक्को करते हैं कि आप इसको रोक पाएंगे, मगर हफ्ते बाद फिर एक हमला हुआ होता है। तो अब चाइनीज़ ने तो साफ पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया हुआ है, इस तरह की सूरत हाल है। तो अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते रहते हैं कि भाई आप हमें नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते, रियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। अब इस सारे तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने में पाकिस्तान आर्मी फिर आगे आती है, क्योंकि ये सारे का सारा जो पॉलिसीज़ का एक गोरख धंधा है वो पाकिस्तान आर्मी चलाती है। वो ये समझती है कि हमारे पास गन्स है, हमारे पास पावर है, तो हम बलूचिस्तान में लड़कों को उठा के बेचारों को गायब कर देंगे, मार देंगे, और पश्तूनों को उठा के मार देंगे, तो ये मसला हल हो जाएगा। ऐसा तो मसला इस तरह तो हल नहीं होता। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या जो बाकी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ आपको बैठ के बात करनी होगी। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग पहले तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते थे, अब इन्होंने बलूचिस्तान को इस तरह दीवार के साथ लगा दिया है कि वो एक आम बलूच नौजवान, इवन लड़कियां भी, बच्चे तो हैं ही हैं, लड़के तो हैं ही हैं, वो भी अब यूं महसूस करते हैं कि भाई अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, अब तो खुदकुशी करेंगे, खुदकुश हमले करेंगे, ताकि जितनों को पार्टिसिपेशन होना प्रॉपरली लोगों की और उनके मसाइल का हल होना बहुत ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, लेकिन अब ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में धमाके कभी रुक पाएंगे। धमाके चाहे वो पाकिस्तान के रेबल ग्रुप्स कर रहे हों, चाहे वो ये जो मजहबी जमातें हैं जैसे टीटीपी है, ये जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं वो कर रहे हैं। अब टीटीपी और तालिबान, दाइश, सारे जहादी ग्रुप तो खुद पाकिस्तान आर्मी ने बनाए। अब वो जो रिएक्शन आ रहा है रेबल्स का, उनके साथ भी कोई ठीक से बात नहीं कर रहे, बलोच लोगों के साथ भी ठीक से बात नहीं कर रहे। तो इसलिए ये धमाके, इस तरह की जो अनरेस्ट है वहाँ पे, या इस तरह की वहाँ पे जो मतलब मार कुटाई है, ये नहीं रुक पाएगी, इसलिए कि पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी ऑपरेशन करने से बाज नहीं आ रही और अक्लमंदी से इन चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ नहीं जा रही। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि पॉलिसियाँ बदले बगैर, इंटरेक्ट लोगों से, ग्रोहों से ठीक तरीके से किए बगैर ये धमाके पाकिस्तान में आइंदा कुछ सालों में भी रुक पाएंगे। आज का बिला तकल्लुफ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.